अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल 5 जनवरी है और 5 जनवरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग दुनिया में जहाँ भी बसते हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर के दोनों हिस्सों में, ये इसको योम हक़ खुद इरादियत के तौर पे मनाते हैं। और इसका बैकग्राउंड ये है कि इस दिन यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने 5 जनवरी 1949 को एक करारदाद पास की थी, जिसके तहत उन्होंने हिंदुस्तान में आके, मतलब बरसग़ीर में आके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सुनने के बाद और सलामती कौंसिल के पहले रेजोल्यूशन को कंसिडर करने के बाद उनके अंडर द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ले डाउन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल रेजोल्यूशन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर का फ़ैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इसके इल्हाक़ के हवाले से किया जाएगा और इसका इल्हाक़ जो होगा वो एक आज़ादाना और मुनसफ़ाना रायशुमारी के ज़रिए होगा। और उसमें उस रेजोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें बयान की गई थी जो ज़्यादा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के जो पहले रेजोल्यूशन थे, 5 रेजोल्यूशन थे इससे पहले के, उनको रिप्रोड्यूस किया गया था और बड़ा कम्प्रिहेंसिव था और उसके रोशनी में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो ये इस हवाले से लोग इसको मनाते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, कि हम उसका इरादा करते हैं कि भाई अभी तक ये मामला अनसेटल्ड है और इसको सेटल्ड होना चाहिए और इसको सेटल्ड उन उसूलों के मुताबिक होने चाहिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल ने ले डाउन किए हैं और उसकी तामील में जो उसके कमीशन ने ले डाउन किए हैं। इस रेजोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात करूंगा, वो ये है कि इसका पस मंज़र क्या था। इसका पस मंज़र ये था कि 1 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल में एक कंप्लेंट दायर की कि इन्होंने हमारे इलाके जो रियासत जम्मू कश्मीर है जिसका हमारे साथ इल्हाक़ हुआ है, उसमें दरअंदाज़ों को भेज के वहाँ अफरा तफरी पैदा किया और कुछ इलाके पे कब्ज़ा भी कर लिया और जो हमारे लिए ख़तरा बनता जा रहा है और उस ख़तरे से आलमी अमन को ख़तरा है, जिसकी वजह से सलामती कौंसिल की इंटरवेंशन इसमें ज़रूरी है। तो सलामती कौंसिल ने इस कंप्लेंट की बेसिस पे पाकिस्तान को भी उसकी कापी भेजी और पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ सुनने के बाद 17 जनवरी 1948 को एक पहला रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने करार दिया कि रिक्वेस्ट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कि भाई मौके सूरत हाल को एग्रीवेट न करें और अगर कोई एग्रीवेटिंग कदम उठाया गया है या कोई ऐसी चीज़ पैदा होगी कि जिससे इसकी वजह से अमन आमा को ख़तरा है, जिससे आर्मी अमन को ख़तरा पैदा होगा, तो वो सिक्योरिटी कौंसिल को उसकी रिपोर्ट करनी। दिस वाज द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल। उसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया 20 जनवरी का था। 20 जनवरी को इन्होंने दूसरा रेजोल्यूशन पास करके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की है वो ये किया है कि इन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको बाद में नाम दिया गया, कि ये जाके मौके पे जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा हालात की कि कश्मीर में क्या हालात है, कि एग्रीवेट तो नहीं हो रहे हैं, अगर हैं तो किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लोगों को सुनेगा, लोगों को सुनने के बाद अपनी राय कायम करेगा और सलामती कौंसिल को इसके बारे में रिपोर्ट करेगा। दिस वाज द सेकंड रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल। तीसरा रेजोल्यूशन जो था बड़ा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, जो फंडामेंटल रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल का, वो 6 फरवरी को 1948 को पास किया गया। वो दैट इज़ द फंडामेंटल रेजोल्यूशन जिसने ये बुनियाद डाली है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन की बहाली की सूरत यही हो सकती है कि इन दो मुल्कों के दरमियान रियासत जम्मू कश्मीर के फ़ैसला जो है रायशुमारी के ज़रिए कराया जाए कि ये हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं। और ये आज़ादाना और मुनसफ़ाना तौर पे ये फ़ैसला होगा और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम होगा। तो ये रेजोल्यूशन तीसरा उनका था। फंडामेंटल रेजोल्यूशन यही था जिसको लोग इग्नोर करते हैं। लोग अमूमी तौर पे सिर्फ 5 जनवरी 1949 वाले रेजोल्यूशन को रेफ़र करते हैं कि ये UNCIP कमीशन ने पास किया है, लिहाजा यही यौम हक़ खुद इरादियत है। ये भी उसके साथ मुतलका है, कोई शक की बात नहीं। इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ दैट रेजोल्यूशन, बट द बेसिक रेजोल्यूशन about the plebiscite is the 6th of February 1948, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इसका मसले का वाहिद हल ये है कि ये इन दो मुल्कों के दरमियान रायशुमारी के ज़रिए हल होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने इस बात को तस्लीम किया कि भाई ठीक है, हम इस मसले का हल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के हवाले से करेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी ले डाउन की गई उस रेजोल्यूशन में। उसमें क्या क्या मतलब इक़दाम किए जाएंगे। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, जो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये कहूँगा कि मेहरबानी करके
आप यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को उस तारीख से पढ़ना शुरू करें जिस तारीख से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लेंट दायर की थी। उसके बैकग्राउंड में फिर जो चीज़ें थी उनको भी पढ़ लें। उसके बाद फिर उस कंप्लेंट की रोशनी में जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, फिर हिंदुस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद जो सलामती कौंसिल की करारदादें आई वो पढ़ी, वो पढ़ें। और ये तीसरी करारदाद जो इनकी फंडामेंटल करारदाद ये है जिसके साथ ये करार दिया गया, ये जो 5 जनवरी 1949 की है, ये फंडामेंटल करारदाद नहीं है, बल्कि इट इज़ एन ऑफशूट, इट इज़ इन कंप्लायंस विद दिस करारदाद कि हम जो कमीशन ने किया कि हम मौके पर जाके इसकी तहकीकात करेंगे और तहकीकात करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इनवाइट करके, कश्मीर के लोगों को इनवाइट करके इसमें राशुमारी करवाएंगे और राशुमारी कराने का एक तरीका मुकर्रर किया गया। इसलिए मेक इट श्योर इन योर माइंड that the basic resolution granting the right to self-determination was regulated, was decreed, was guaranteed under the resolution of the 6 February 1948। तो ये जो 5 जनवरी का है ये उसकी सीक्वेंस में है, सब्सिक्वेंटली है, इन कंप्लायंस विद डैट है, ये उसका बुनियादी नहीं है, लेकिन एक गलतुल आम के तौर पे चला आ रहा है कि यही बुनियादी है, इसी को मनाते हैं, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फैक्ट अपने जहन में ज़रूर रखें कि इसका सीक्वेंस क्या है फैक्ट्स के हवाले से। सलामती कौंसिल की चौथी करारदाद जो थी वो 21 अप्रैल 1948 की थी। इस 21 अप्रैल की करारदाद के जो था इसमें इसके काफ़ी लेंथी करारदाद थी इसमें, जिसमें उन्होंने करार दिया कि अपना इसके अलग अलग हिस्से थे। एक हिस्सा अमन व अमान के बहाली के बारे में था, दूसरा इससे कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था कि इन्होंने कबाइल वहाँ दाखिल की गई, उनके इनखला के बारे में था। और तीसरी ये बात है कि अपना हिंदुस्तान की फ़ौजों के जब ये कबाइल निकलेंगे वहाँ से तो हिंदुस्तान की फ़ौजें मरहलावार हिंदुस्तान निकालेगा और वहाँ सिर्फ इतनी फ़ौजें रखेगा जितनी लॉ एंड आर्डर को कायम रखने के लिए ज़रूरी हो। और अगली बात ये थी कि नाज़िम राशुमारी की तकर्री की जाएगी और जिसके ज़ेर एहतमाम ये राशुमारी करवाई जाएगी। और ये तकर्री जो है अपना ये अपना जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मुशावरत और इसका हतमी जो फ़ैसला है वो तकर्री का हतमी जो फ़ैसला है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी कौंसिल करेंगे। और उसमें उसका जो है ना अपना वो फिर मौके पे जाके इसकी राशुमारी कराएगा। लेकिन उसके लिए कोई प्री रिक्विज़िट इसी करारदाद में ले रहा उनकी जो सिक्योरिटी कौंसिल में कि फ़ौजें भी निकाली जाएंगी, अमन आमा भी बहाल किया जाएगा, जो रेफ्यूजी जो लोगों ने स्टेट छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए थे बदअमनी की वजह से वापस आ जाएंगे और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये 21 अप्रैल 1948 की करारदाद थी। इसके बाद फिर 5वीं करारदाद भी सलामती कौंसिल ने पास की और 5वीं करारदाद जो थी वो 3 जून 1948 को थी। वो भी इन फर्दरेंस ऑफ इट थी। वो भी ये थी कि हम पहले जो करारदादें सलामती कौंसिल ने की हम उनको इंडोर्स करते हैं और इंडोर्स करने के बाद इसको उन दिखा थी कि मौके पे जाके इस पर कार्रवाई करें। इट वाज जस्ट ए ब्रीफ करारदाद। तो ये 21 की सबसे बड़ी करारदाद है। उससे पहले जो 6 फरवरी की सबसे बड़ी करारदाद है। दीज आर द बेसिस of the resolution of the United Nations Security Council, United Nations Commission for India and Pakistan। अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान की तरफ। उनकी जो करारदादें थी उन्होंने सिर्फ 2 करारदादें पास की। मैं उनके बारे में आपको डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको इसका थोड़ा सा जिस्ट बता दूंगा। इन सलामती कौंसिल की इन करारदादों की रोशनी में जो कमीशन था उनने अपॉइंट किया था। पहली जो 20 जनवरी वाला कमीशन था उससे सिर्फ 3 मेंबरान थे। तो उसके बाद इन्होंने इसके नंबर रेज करके 5 कर दिया। तो ये जो इस कमीशन ने जो फुल कमीशन था 5 मेंबरान का कमीशन था, उन्होंने जो सबसे पहली करारदाद की वो करारदाद थी 13 अगस्त की 1948 की। और 13 अगस्त 1948 की करारदाद के जो था अपना उसके 3 हिस्से थे। एक जिसको इस करारदाद को अमूमी तौर पर ट्रूस एग्रीमेंट कहते हैं। एक तो जंगबंदी के लाइन के जंगबंदी मुकर्रर करने के वाले से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग बंद करेंगे, जिसके बाद बाकी कार्रवाई शुरू होगी। दूसरी थी कि उन्होंने इत्फाक किया है। ट्रूस एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि इन्होंने जंग को बंद करके कुछ इकदाम करने का इत्फाक किया। वो इकदाम ये थे कि वहाँ फ़ौजें हिंदुस्तान निकालेगा और इतनी फ़ौजें रखेगा जितनी वहाँ लॉ एंड आर्डर के लिए ज़रूरत होंगी। पाकिस्तान जो इर्रेगुलर जो कबाइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था कि इर्रेगुलर कबाइल उसने भेजे, उन सब को निकालेगा और उसके बाद जब वो रिपोर्ट करेगा कि भी ये निकल गए हैं
तो उसके बाद ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का ये UNCIP का जो कमीशन है वो जब रिपोर्ट करेगा ये सारे निकल गए हैं तो अगली कार्रवाई फिर सिक्योरिटी काउंसिल उनको डायरेक्ट करेगी क्या करेगा। तो ये करारदाद जो थी पहली करारदाद थी UNCIP यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान की, वो ये थी 13 अगस्त 1948 की। तो इसमें इसके बाद फिर उन्होंने दूसरी करारदाद पास की जिस करारदाद को हम यादगार के तौर पर आज तक मनाते चले आ रहे हैं। वो 5 जनवरी 1949 की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ये जो है हम इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला जो है वो रायशुमारी के ज़रिए होगा और रायशुमारी इस पॉइंट पे होगी कि ये हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करेंगे या पाकिस्तान के साथ। ये इट वाज द क्रैक्स ऑफ दैट रेजोल्यूशन। और इस रेजोल्यूशन से जो बात ज़ाहिर होगी वो ये थी कि इसमें थर्ड ऑप्शन कोई भी नहीं थी, सिर्फ ये हिंदुस्तान था या पाकिस्तान था। कुछ लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों, थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं है, रायशुमारी खुली क्यों नहीं थी। बात यह है कि जो रायशुमारी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो झगड़ा पैदा हुआ ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पास होने के बाद पास हुआ और उस एक्ट के तहत सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या इंडिया था या पाकिस्तान था, थर्ड ऑप्शन कोई भी नहीं था। इसलिए जो सलामती कौंसिल ने जो कार्रवाई की है उस तसलसल में की हुई है कि चूँकि ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, कोई तीसरा मुल्क नहीं बन सकता है, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकती है, तो इन्होंने 2 के दरमियान उनको ये मुनासिब फैसला उन्होंने किया। इसको हम कहते हैं कि ये भी हक़ खुद इरादी के बराबर है कि जब आपको चॉइस दी गई है और कानून के तहत चॉइस दी गई है और आपके लीडर ने उसको माना है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उसको माना है जो उसको इंडिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी, तो ये उस हवाले से जो करारदाद की गई है इसमें थर्ड ऑप्शन न रखने की वजह ये थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान का क़याम एक लॉ के तहत वजूद में आया था, उस लॉ ने जो चीज़ बताई थी उसके मुताबिक ही कार्रवाई होगी। उसके मुताबिक जो चॉइस दे देगी लोगों को, ये हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के जाएंगे, इसका फैसला जो है सलामती कौंसिल ने इनको 5 जनवरी के सलामती कौंसिल ने इसको 6 फरवरी के रूप से तय कर दिया और उसकी तामील में यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने जो 5 जनवरी की करारदाद थी उसमें मेजर्स ले डाउन किया कि क्या क्या मेजर्स किए जाएंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या क्या मेजर्स करेगा कि जिसके मुकम्मल होने के बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे ताकि राशुमारी का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। तो ये जो करारदाद है ये 5 जनवरी की, ये सलामती कौंसिल की 4 करारदादों के बाद पास हुई है। ये पहली करारदाद नहीं है, पहली करारदाद वो थी। इस करारदाद में ये इस लिहाज से अहम है कि इस करारदाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वाक़ा जो हुआ और जो ऑनली सिग्निफिकेंट वाक़ा हुआ और जिसको हम कह सकते हैं कि सलामती कौंसिल ने की कामयाबी से कराया, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जंगबंदी माहिदा करवाया। और इस करारदाद का एक क्लाज ये है कि 1 जनवरी 1949 के 1 मिनट पहले ये दोनों मुल्क अपनी फ़ौजों को हुक्म देंगे कि भी ये अपनी जंगबंदी बंद करें। तो 1 जनवरी 1949 को जंगबंदी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होगी। उसके बाद फ़ौजों के इनखला शुरू हो गया, इर्रेगुलर्स का इनखला शुरू हो गया और फिर बाकी कार्रवाई आगे बढ़ती गई। उसके बाद बेशुमार करारदादें और भी पास हुई हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की जो करारदादें थी, एक तो 6 फरवरी थी, बेस से जो 5 जनवरी की करारदाद है इसकी बुनियाद भी उसी पर मुनहसर है। मैं अपने जवाने से कहूँगा कि जब भी कोई आपका कश्मीर का जो इशू है एक लीगल इशू है, ये लीगल इशू कहाँ से पैदा होता है, ये 1935 के एक्ट से पैदा होता है, 1947 के एक्ट से पैदा होता है, उसके बाद सलामती कौंसिल की कार्रवाइयों से पैदा होता है, बल्कि इस हवाले से भी पैदा होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने इल्हाकनामा हिंदुस्तान का कबूल ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक इसको रायशुमारी के ज़रिए लोग फैसला नहीं करेंगे तब तक ये अबूरी होगा, हम इसको फिर उसमें करेंगे। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से कोई हालात, कभी हिंदुस्तान इसको टालता रहा, कभी पाकिस्तान इसको टालता रहा, कभी हालात ऐसे पैदा हो गए कि टलता जाता रहा था, नहीं हो सका। तो मेरे नौजवानों को ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अपने केस को लीगली उस तरीके से बिल्ड करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और भी इनको कहूँगा, ये मीडिएशन के पर्पज़ की था। दिस वाज नॉट ए मैंडेटरी प्रोविज़न, दिस वाज फॉर मीडिएशन पर्पज़। तो मीडिएशन का मतलब ये नहीं है कि इन्हीं लाइनों के मुताबिक फ़ैसला हो गया कि रायशुमारी होगी। रायशुमारी के इजहार के मुख्तलिफ़ तरीके भी हैं। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों को देखें कि अमन आमा बहाल करने के लिए लोगों की प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी का राय क्या हो सकती है, किस तरीके से मसला हल हो सकता है जिससे सारे लोग मुतमईन और खुश हो सकते हो। वो ज़रूरी नहीं कि रायशुमारी ही हो, लेकिन ये कि हाल तलब मसला जो मौजूद है उसकी गारंटी इन रेजोल्यूशन ने दी हुई है।
Thank you very much. I hope you will go by that.